क्लास में क्लास 10 का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये 2021 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन होगा, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो दोस्तों चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न से मेरे प्यारे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे देखिएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। मैं यहाँ पे दो बातें क्लियर करूंगा, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य के बारे में और घातांक के बारे में। ठीक है, मैं पूरे डिटेल से आपको एक ऑब्जेक्टिव को समझाते चलूंगा। आप लोग चाहेगा तो आप लोग इसका सेपरेट पार्ट बनाकर आप यहाँ पे नोट्स भी कर सकते हैं। मैं सही वीडियो देने वाला हूँ 2021, 2022, 2023, 2024 का एंड 2015 से लेकर 2024 तक मैं दूंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को एक एक करके नोट्स कर लेना, अपने कॉपी में उसे प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड पहले बोल रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सॉल्व करते हैं 144 का। 144 का बच्चे 144 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 से लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 से, तो ये कट गया इतना बार में, 72 बार में, फिर 2 से लगा सकते हैं, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 36 बार में, और ये 2 से फिर से लगाना है, ये आपका आ गया 18, फिर 2 से लगाएं, ये हो गया आपका 9, यहाँ पे 2 से 3 से फिर लगा दिए, ये 3 से 9 और 3 एकम क्या हो गया 3। अब पूछा है 2 का घातांक, 2 का घातांक बच्चे, 2 का घातांक कितना होगा। यानी कि गुणनखंड जब कर दिए तो 2 का घातांक कितना इसमें वो देखिए, 2 इसमें कितना बार आया है, तो ये लगभग आपको 4 बार आया है, यानी कि 2 का पावर हम 4 दे सकते हैं, यानी कि घातांक आपका कितना है 4, यानी कि मेरा आंसर जो होने वाला है 2 पे पावर घात कितना 4, यानी कि 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 का घात कितना होगा 4। ये पहला आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है कौन सा अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया √17, ऑप्शन बी में √100, ये √4 और ये रूट कितना हो गया 16 और 25 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका अगर वर्ग निकालेंगे तो ये 10 निकलता है, 100 का कितना होता है 10 निकल गया, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 होगा। बात समझ रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 का 4 निकल सकते हैं और 25 का 5 निकालेंगे, यानी कि 5 और 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है 9, 5 और 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है 9। तो अभी आप ही बताइए कि इसका वर्गमूल निकल गया, इसका वर्गमूल निकल गया, दोनों को जोड़कर वर्गमूल कितना निकल गया 9 हो गया। तो आप बताइए कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या ये बोल सकते होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकला, और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वही अपरिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन में चलिएगा, कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या को समझने के लिए मैं आपसे कुछ बातें थोड़ा सा 1 मिनट करूंगा अभाज्य संख्या के बारे में। मानते हैं कि अभाज्य संख्या आपको समझना है ना, तो एक संख्या में लेता हूं 2। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2 को, तो 2 एक से कटता है और ये खुद अपने आप से कटता, स्वयं से कटता। ऐसी स्थिति में हम लोग बोलेंगे ये 2 क्या है अभाज्य संख्या। इसी में से किसी एक को एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लेते हैं 41। ठीक है, 41 भी एक से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा। इसका मतलब सर जी हम लोग को 41 यहाँ पर जो दिया है ये हो गया अभाज्य संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, 91 कट देगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी कि ये एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, वही हमारा अभाज्य संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट आपका बोलता है 2 लगातार संख्या का मशक क्या होगा। 2 लगातार संख्या, आप कोई भी 2 लगातार संख्या ले लो, जैसे कि मैं लेता हूं 6 और 7, कुछ भी ले लो 2 3 5 6, इसमें से कोई भी 2 संख्या लगातार लो और उसका मशक जब निकालेंगे तो मशक बच्चे ये मशक इसका होगा 1। क्या होगा 1, ये दोनों का निकालेंगे तो अब मैं निकालकर बताता हूँ ये दोनों का मशक कैसे 1 हो। आप अपने से 2 संख्या ले सकते हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ 2 और 3, ये 2 लगातार संख्या, 2 के बाद 3 होता है, यानी कि 2 लगातार संख्या हो गया, 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या का मशक। तो यहाँ पे इसका मशक निकाल लो, 2 से लगाएंगे एक बार में, यहाँ पे 3 से लगाएंगे एक बार में, यानी कि यहाँ पे मशक की बात करते हैं। देखिएगा मशक की बात करते हैं, मशक, तो मशक में क्या होता है दोनों कॉमन होता है। यहाँ पे देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन वाला हम लोग लिख दिया यहाँ पे कितना 1, यानी कि 2 लगातार संख्या का मशक कितना होता है 1, ये हो गया आपका आंसर।
आप समझ चुके हैं किस तरीके से ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है आप लोग समझिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, तो इसमें से आपको चुनना है कौन परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 500 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। इसका 50 का कोई खास वर्गमूल नहीं निकलता है। 32 का तो 16 दूनी 32 करें लेकिन नहीं निकलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं निकलेगा। यानी कि इस तीनों का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन इसका वर्गमूल मैं बताता हूं निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिया आपका ऑप्शन नंबर ए में 1/144। इसको आप तोड़िएगा तो 1 गुने 1 लिख सकते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वालों को ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे 144 को आप लिख सकते हैं 12 गुने 12। इसका मतलब बच्चे देखिएगा 1 निकल गया और यहाँ पे 12, यानी कि ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये 1/12 जो आ गया ये परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट आपका है पी पूर्णांक पी के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। ये बात समझना, मैं बताता हूं ये क्या बोल रहा है इससे, जरा देखिएगा। कह रहा है कि पूर्णांक पी के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कि इसमें से देखा जाए तो इसमें से पी का मान धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आपको रखना है पी का मान और सम आना चाहिए। जैसे कि मैं इसमें रख के बताता हूं, ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। देखिए कैसे कि मैं 2p को चेक करता हूं, सम संख्या आना चाहिए। मानते हैं कि p बराबर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी यहाँ पे हम लोग एक नंबर को लेते हैं, ये धनात्मक है, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, 1 को रखिएगा इसके पास, 2 के जगह पे, p के जगह पे 1, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये आ गया सम संख्या। इसी प्रकार चेक कर सकते हैं 2p में भी, और यानी कि 2 को रख सकते हैं। देखिएगा p के जगह पे कितना रखते हैं, 2 रख सकते हैं। p के जगह पे कितना रखना, 2 रखना है, तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4, ये भी सम संख्या है। इसी प्रकार 2p में और रख सकते हैं आप, 3 को रख दीजिए, यानी कि 2 गुने 3 ये कितना हो गया 6, ये भी सम संख्या हो गया। यानी कि सर जी ये सम संख्या का रूप होगा। और ये सब में यदि रखते हैं ना आप, ये सब में, इसमें, इसमें, तो ये सब गलत होगा। यानी कि हर एक वक्त कोई कोई सम संख्या आ सकता है लेकिन सब सम संख्या नहीं आएगा। लेकिन ये एक ऐसा रूप है जिसमें आप किसी भी नंबर को बैठाते हैं तो सम संख्या निकलेगा। बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका सही। इसे आप स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 से कराता हूं, ठीक है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 7 से करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका है ए बी सी डी। ये ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा, चेक करके बताना। तो इस स्थिति में आपको अगर शांत और अशांत चेक करने के लिए बोला जाए तो आप एक फार्मूले जान सकते हैं, p बटे 2 पे पावर m और गुने 5 पे पावर m। ये एक ऐसा फार्मूला बच्चे जो किसी भी नंबर को आपको बता सकता है कि वो शांत होगा कि अशांत, बिना भाग दिए। तो मैं चेक करके बताता हूं। सबसे पहले इसका हम लोग को देखना कौन अशांत है, यही देखना हम लोग को। तो देखिए ये नंबर को हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ए वाले को चेक करते हैं, यानी कि 23 बटा आपका 50 है, ठीक है। 23 को उसी प्रकार रह देना है, केवल 50 को आपको चेक करके बताना है। इस रूप में 2 और 5 के रूप में यदि आ जाता है तो हम उसे बोलेंगे शांत, लेकिन 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तो उसे हम लोग अशांत बोलेंगे, और हम लोग को शांत लाना, ठीक है। यानी कि 2 और 5 का रूप नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों हम चेक करते हैं, 23 का 23 हो गया, इसका गुणनखंड निकले 50 का, तो 50 का इस प्रकार निकलेगा 2 से 25 और फिर 5 से ये 5, यानी कि 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2 है, यानी कि 5 दो बार आ गया, ठीक है। तो ये 2 और 5 का आ गया रूप, तो इसे हम लोग शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत। यानी 2 और 5 का रूप चल आएगा तो शांत कहा जाएगा, लेकिन 2 और 5 के रूप के अलावा कोई और नंबर आ जाए तब उसे अशांत समझेंगे। बात समझ में आया। तो ये पहला हम लोग, ये हो गया गलत, हम लोग को अशांत पहचानना है। सेकंड वाले को चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सेकंड वाले को चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। तो बी में देखिए किस प्रकार होगा। बी में यानी कि 39 बटे 243 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये 243 के साथ किसका है, 7 गुने 7 गुने 7, ओके। तो यहाँ पे 39 ऊपर में और 7 पे पावर कितना हो गया 3,
यानी कि दोस्तों नीचे में आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था कि 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n लाना था, यानी कि 2 और 5 आएगा तब हम इसको बोलेंगे शांत, ठीक है, क्या बोलेंगे, शांत। और यदि कोई नंबर अलग आ जाता है तब वो कहलाएगा काची, अशांत, यानी कि ये जो है आपका अशांत है, क्या है, अशांत। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, अशांत, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। ये आपका गलत होगा यानी कि ये शांत होगा, ये भी शांत होगा, ठीक है, और ये भी शांत होगा, यानी कि अशांत वाला ऑप्शन देखिए ये वाला है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें देखिए 5y² माइनस 14y और प्लस 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 5y² माइनस 14y और प्लस 8, यहाँ पे आपको शून्यकों का योग पूछा है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, उसका देखिएगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा, ये दो शून्यकों का योग, ये शून्यक है, दो शून्यक है, इसका योग होता है फॉर्मूला -b/a, ठीक है, बहुत इजीली हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो वैल्यू है ये a का वैल्यू होता है और ये b का हो गया, ये c का हो गया, यानी कि a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 14 और c का वैल्यू 8। तो बताइएगा यहाँ से कि b का वैल्यू ऊपर से बोलिएगा माइनस ये 14 है, ये आपका b का वैल्यू हो गया, यानी कि -1 यहाँ फॉर्मूला था, एक माइनस ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और a का वैल्यू कितना 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 14 ऊपर और नीचे में 5, यानी कि ये आपका शून्यकों का योग निकल गया। ऑप्शन आपका जो होगा मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अगला प्रश्न, इसे मैं रेज कर रहा हूं, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग का गुणनफल, सॉरी योग नहीं, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। जैसे कि एक परिमेय संख्या ले लो अपने से, मानते हैं 2 परिमेय संख्या है, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, मान लेते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या, और ये दोनों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये दोनों को गुना करके, तो ये जो गुना करके आया ये आ गया अपरिमेय, क्या आ गया, अपरिमेय। चलिए ये तो बात की बात था, पहला एग्जांपल मैंने लिया, फिर आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, फिर से एक परिमेय और एक अपरिमेय, फिर से आप कोई नंबर को सोचिए, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय लेना। मान लेते हैं कि 7 एक परिमेय संख्या है और ये इस प्रकार √11 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय ये परिमेय है, और दोनों को गुना करते हैं तो 7√11 हो गया, यानी कि ये जो नंबर आया ये भी अपरिमेय है, काची है, अपरिमेय। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अपने से कुछ भी ले लो, मान लेते हैं कि हम लेते हैं कितना 4 और रूट कितना √205, ये अपरिमेय है ये परिमेय है, ठीक है। ये दोनों को गुणनफल, ये दोनों को गुणनफल हम लोग को चेक करना है, तो गुना करके आएगा ये सेम टू सेम इसी प्रकार। तो बताओ ये जो नंबर आया इसको हम बोलेंगे अपरिमेय। तो सर जी हर बार अपरिमेय आ रहा है, क्या क्या रहा, अपरिमेय, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना कर देते हैं तो हमेशा बार में क्या आ जा रहा है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसका मतलब सीखें कि एक अपरिमेय संख्या का और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा जो होता है क्या होता है, अपरिमेय होता है। कितनों गुना कर लो तुम, एक परिमेय और एक अपरिमेय को, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। ये ऑप्शन बस ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है x² - 11 के शून्यक है, यानी कि आपको सॉल्व करके दिखाना है x² - 11 के शून्यक है। इतना आप 0 ले सकते हैं समीकरण बराबर x बराबर, तो यहाँ पे x² - 11 बराबर 0, यानी कि इसका शून्यक आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे x² ये प्लस में है बच्चों, माइनस में है, तो इस तरफ आके प्लस हो गया, यानी कि LHS से RHS में आ गया, तो ये प्लस का चिन्ह हो गया। नेक्स्ट आपका दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां से स्क्वायर अगर हट जाए x पर से तो ये प्लस माइनस चिन्ह लेकर इस पे रूट चलेगा, ये आप लोग याद रखिए। जब भी यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस प्रकार के बहुपद में प्लस और माइनस चिन्ह लेकर यहाँ पे आएगा, याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि एक बार √11 प्लस में और एक बार √11 माइनस में, देखिए माइनस प्लस है ना,
तो ये होता है अल्फा के वैल्यू, ये अल्फा का, और ये किसका हो गया, बीटा का। यही दो शून्यक है और आपसे पूछ रहा कि इसके शून्यक हैं, तो इसके शून्यक देखिए ये वाला है जो कि आपका आंसर ऑप्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अगले प्रश्न को चलते हैं कि शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल कितना है, -5 है। तो इस प्रकार हम लोग को द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या निकालने के लिए, द्विघात बहुपद, यानी कि शून्यकों का योग इतना और गुणनफल -5 है। यानी कि दिया गया है क्या दिया गया है, जरा देखिए, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं। और ये कितना दिया गया है, कहाँ गया, ये दिया गया -4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4। शून्यकों का गुणनफल कितना, -5, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा गुने बीटा, यानी कि अल्फा गुने बीटा जो है शून्यकों गुणनफल हो गया, ये -5 दिया। चलिए दे चुका है और आपसे सवाल इसी प्रश्न में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद निकालें। आप लोग क्वेश्चन में जाकर देखिएगा, उसमें मैंने शॉर्ट ये लिखा है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। उसमें बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद निकालें। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो फार्मूला आपका है डायरेक्ट बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, लिखिए क्या, द्विघात बहुपद बराबर, यानी कि फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा गुने बीटा। ये फार्मूला है द्विघात बहुपद निकालने का, जब दो शून्य दिया रहे तब। यानी कि ये x² का x² और ये जो है अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, देखिए -4 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे -4 बैठाएंगे ब्रैकेट लगा कर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, -5, तो यहाँ पे हम लोग -5 देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए x² का x² माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो प्लस होता है +4x, यानी कि यहाँ पे देखिए सर जी, यहाँ पे देखो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4x, और ये माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस, यानी कि ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे x² के x + 8 के शून्यकों का योग कितना दिया है, 6 दिया है और k का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसानी है, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है ये जो दिया है आपका x² माइनस kx और +8 बराबर 0। ठीक है, इतना है क्वेश्चन। और आपसे क्या पूछ रहा है कि योगफल 6 दिल है तो k का मान क्या होगा। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। फॉर्मूला इसका क्या होता है, -b/a, ये होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पे जरा सुनिएगा क्या होगा। सिर्फ अल्फा और बीटा का वैल्यू, अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या करने वाले, जरा देखना कि हाँ शून्यकों का योग कितना दिया, 6। तो ये शून्यकों का योग है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का, तो इसके लिए हम 6 बैठा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि ये शून्यकों का योग, यानी ये जो दिया है ये 6 दे चुका है, तो हम इसके जगह पे 6 बैठा दिए। और ये जो वैल्यू कहाँ पे लिखते हैं वो जरा देखिएगा, तो ये आपका यहाँ पे ये 1 छिपा है a का वैल्यू, ये b है k का मान, ये 0 है। ठीक है, यानी कि b की जगह पे -k बैठेगा, तो हम लोग यहाँ पे -k लिखेंगे b की जगह पे, और a का वैल्यू देखो 1 है तो 1 यहाँ पे देंगे। यानी कि सर जी यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया, सॉरी माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस k हो गया, यानी k का वैल्यू आपका आ गया 6। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट आपका 3x - y और -8 एवं इतना का मान बताइए कि ये समपाती होगा। क्या होगा, समपाती। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दे चुका है आपका, मैं बता रहा हूँ कि 3x - y बराबर -8 ये है। तो ये फॉर्मूला जो दिया बोल सकते हैं, ये दिया है, एक समीकरण और दे चुका है, यानी कि 6x - ky और बराबर में कितना दिया है, बराबर में दे चुका आपका कितना, -16। ये आपका समीकरण है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि रेखा समपाती है। रेखा क्या है, समपाती है। और जब समपाती रहता है रेखा, तो यानी कि इसका शर्त होता है दोस्तों बराबर। क्या होता है शर्त इसका, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले ABCD का मान हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, a बराबर यहाँ पे क्या है, ये देखो ये a है और यहाँ पे b है, और ये जो इस तरफ आएगा तो ये c का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a का वैल्यू कितना दिया है, 3
बी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 1 छिपा -1 हो गया, और यहाँ पे ये इस तरफ आएगा RHS से LHS में जाएगा, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू प्लस में 8। यहाँ पे डी का वैल्यू ये हो गया डी, ये ई, और ये इस तरफ जाएगा तो एफ हो जाएगा, यानी कि ये सी का वैल्यू और ये एफ का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू कितना 6 और ई का वैल्यू -k, ई का वैल्यू क्या हो गया -k, और एफ का वैल्यू देखिए कैसे होगा, एफ का वैल्यू ये प्लस माइनस में इस तरफ क्या होगा, +16 हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा संपाती रेखा होगा, तो संपाती रेखा के लिए लिखेंगे संपाती रेखा के लिए शर्त, संपाती रेखा के लिए शर्त आप लिखिएगा A/D बराबर B/E बराबर C/F, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइंड बैठा सकते हैं आप, नहीं तो या करके चल सकते हैं, या यहाँ पे इसको चल सकते हैं इससे A/D बराबर B/E। जरा सुनिए दोस्तों, ये संपाती रेखा के शर्त जो है, शर्त ये होता है, ठीक है, ये शर्त हो गया संपाती रेखा का शर्त, ये फॉर्मूला है, तो ये शर्त हो गया। तो नहीं तो आप ये दोनों को बराबर लेकर चल सकते हैं, और नहीं तो ये दोनों को आप बराबर लेकर चल सकते हैं, काम बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इरेज थोड़ा सा करता हूँ ऊपर वाले को, यहाँ से मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना, इस तरफ तो हो गया है। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये संपाती रेखा के लिए शर्त हो गया, जिसमें से A/D और B/E मैंने लिया है। आप चाहे तो A/D और C/F भी ले सकते हैं, क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो A/D का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू 3 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 3 बैठा सकते हैं। बढ़ते में D का वैल्यू खुद रहा है, D का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 का वैल्यू बराबर है, तो बराबर दे सकते हैं, ठीक है। और B का वैल्यू कितना, तो B का वैल्यू कहाँ गया -1, तो यहाँ पे -1, और E का वैल्यू कितना, E का वैल्यू -k, तो ये -k हम लोग बैठा सकते हैं। अब ये माइनस से माइनस काट सकते हैं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी काट सकते, द्वितीय कितना 6, यानी कि सर जी यहाँ पे ऊपर में 1 और यहाँ पे 2 बच गया नीचे, ठीक है। यहाँ पे 1/k बचा, क्या बच गया 1/k, यानी कि यहाँ पे k का ये वाला इससे गुना, ये वाला इससे गुना, इसका मतलब k बराबर k में 1 से करेंगे तो k, और 2 में 1 से करेंगे तो ये 2, यानी कि k का अंश, k का वैल्यू कितना हो गया 2। ओके, तो ये था यहाँ तक प्रश्न, मैंने 13 तक करा दिया। नेक्स्ट स्लाइड में आपको 13 से यानी कि 14 से कराने वाला हूँ दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर 14 से करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सुनिए। 4,7 वाले बहुपद की संख्या है, यानी कि 2 शून्यक दिया गया है, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि ये 2 शून्यक जब दिया रहे तो वो द्विघात क्या होगा, त्रिघात होगा, द्विघात होगा कि एक घात क्या होगा। तो दोस्तों जब भी 2 घात दिया रहे तो समझिए कि 2 घात जिसका दिया रहे तो वो द्विघात बहुपद होगा। तो ऑप्शन आप लोग जाकर मार सकते हैं, द्विघात बहुपद इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किसी समीकरण का मूल 2 है, किसी समीकरण का मूल 2 है, तो बताइए वह समीकरण इसमें से कौन होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं कि किसी समीकरण, किस समीकरण का मूल 2 होगा, इस चारों ऑप्शन में से बताइएगा, मूल 2 निकलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर देखिए वाला आपका मूल 2 होगा, ठीक है। मैं बताता हूं करके, देखिए x² - 2x + 1 = 0। एक मूल हमको निकालना है, क्या 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला सिंपल सा लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक होता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे b का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है छिपा, और ये b का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया। b का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू -2 है, तो एक माइनस वहां से, एक माइनस यहाँ से, ठीक है। और a का वैल्यू 1 है, और ये हो गया b, ये हो गया c का वैल्यू। तो ये यहाँ पे देखिए b की जगह पे 2 बैठा सकते हैं आप, तो क्या हो गया माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया +2, यानी कि इस वाले समीकरण से हमको आंसर कितना आ गया 2। तो यही बात बोल रहा था कि किस समीकरण का मूल 2 है, तो ये वाला समीकरण का मूल कितना हो गया 2। ओके, तो ये फार्मूला से हम लोग जांच कर दिखा दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होता है।
यानी कि आलेख प्रतिच्छेदी इस प्रकार बच्चे देखिएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। आलेख आपका इस प्रकार, यानी कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष हो गया, और ये वाला आपका हो गया वाई एक्सिस यानी कि वाई डैश हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो बताया गया है कि आलेख प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या क्या होगी। मानते हैं कि आलेख किस प्रकार है, ये प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एक दूसरे से काट रहा है, एक दूसरे से काटेगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, यानी कि प्रतिच्छेदी आलेख हो गया, प्रतिच्छेदी आलेख है। तो प्रतिच्छेदी आलेख की संख्या जो होता है एक और केवल एक हल, क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है, याद रखिएगा, एक और केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, ठीक है, हल है या होता है, आप लोग लिख सकते हैं जब प्रतिच्छेदी होगी तब। नेक्स्ट आपका दिया है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर पा रहा हूं, देखिएगा। यहां पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सार्वंतर दिया है -2 तो इतना का मान क्या होगा, यानी कि यहां दिया है, यहां a बराबर सॉरी b बराबर कितना दिया -2। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि a17 माइनस a13 बराबर क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूले लिखकर बताता हूँ आपको, जरा देखिएगा। यदि आपसे पूछे a10 का फॉर्मूला तो सिंपल में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं a + 9b, ठीक है। यदि आपसे पूछे कोई a20 का फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं a + 24b। यदि आपसे कोई पूछे a14 का फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं a + 13d। यदि आपसे कोई पूछे a100 का फार्मूला तो आप बता सकते हैं a + 99d। यानी कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ 10 है तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 25 है तो यहाँ 24 है, यहाँ 14 तो यहाँ 13 है, यहाँ 100 है तो यहाँ पे 99, यानी कि एक घटाकर यहाँ पे डी के बगल में लिख दिया जाता है। अब आपसे प्रश्न मैं करता हूँ कि a17 है तो इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं a + 16d, ठीक है। इसी प्रकार ये 13 जो है आपका, इसी इसका फार्मूला लिख सकते हैं आप a + 12d। क्यों सर, क्योंकि एक घटाकर लिखना है, बस समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। ये यहाँ पे देखिए a का a रहा और यहाँ पे + 16d, और यहाँ बच्चों देखिए प्लस है यहाँ पे छिपा हुआ, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस माइनस यहाँ पे -12 हो गया। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे a से a कट गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे a माइनस में प्लस में है तो ये दोनों सेम था, माइनस प्लस तो कट चुका है, यानी कि 16 में से आप घटा सकते हैं 12 को, यानी कि 4d बचेगा। कितना बचेगा? 4d, यानी कि d का वैल्यू कितना दे चुका? -2। तो यहाँ पे आप बच्चे यहाँ पे बैठा सकते हैं, -2 बैठेगा, ये हो गया 4 दूनी 8, ये आंसर हो गया आप इसका, ठीक है ना, समझ गए आपको। नेक्स्ट आपका है कि इस ऑप्शन में से 18 ऑप्शन में से बताइए कि मूल समान है, यानी कि ये जब आंसर होगा तो इसी वजह से एक और है, इसलिए मूल समान बोल रहा है। यानी कहने का मतलब मैं समझाता हूँ, डी का जो डी बराबर एक फार्मूला होता है, डी बराबर यानी कि डी बराबर, देखिए मैं बताता हूँ, डी बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला है। डी को बच्चे बोलते हैं विवेचक, क्या बोलते हैं? विवेचक बोलते हैं हिंदी में, और इसी को या करके आप विविक्तर भी बोल सकते हैं, विविक्तर बोल सकते हैं। तो अब आपसे सवाल क्या है कि ये जो है मूल कौन सा आंसर है जो समान आता है इस वाले फार्मूला से, यानी कि शर्त है ये जब डी बराबर दोनों बराबर आ जाए, डी बराबर क्या आ जाए, ये दोनों बराबर आ जाए तो मूल समान कहा जाएगा, मूल समान कहा जाएगा। तो मूल समान कहा जाएगा तो देखिएगा, यदि मूल समान हुआ तो आंसर आपका कौन वाला होगा, तो ये आपका निकल के आएगा मूल समान यदि होगा,
यानी कि अल्फा के वैल्यू भी और बीटा के वैल्यू दो आता है ना द्विघात के लिए, तो ये दोनों समान होगी। तो एक मान लेते कि माइनस ए बटा टू बी है, तो दूसरा भी क्या होगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए बटे टू बी, और जब ये वो इतना दिख गया तो इस ये वाला भी कितना होगा ए बटे टू बी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये था मूल समान होने का मतलब। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखिएगा लिखा गया है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 है, तब तथा ब्राह्मण पद क्या होगी। तो बच्चे इस प्रकार का प्रश्न जब दिया है आपसे, मैं बताता हूँ समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि एपी हम लोग बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। एपी क्या दिया है 5, 8, 11 और 14 है, यानी बच्चे यहाँ पे 5, 8, 11 और 14 डॉट डॉट आपसे पूछा जा रहा सवाल कि ब्राह्मण पद क्या होगा। बिल्कुल इजी करने वाले हैं, तो देखिएगा यहाँ बच्चे ये जो दिया है इसको हम लोग मानते हैं T1, T2, ये T3 और ये T4, T5, T6, T7 बहुत सारा स्तर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात है, यहाँ लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे a बराबर 5 दिया है। बच्चे a को बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। a को क्या, यानी कि जो फर्स्ट में रहता है उसे हिंदी प्रथम पद बोलते हैं। डिनोट हम लोग किससे कर रहे हैं, a से। रह गई बात d की, और d को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर निकालने का तरीका होता है कि T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं। सार्व अंतर का तरीका, T2 का वैल्यू कितना है 8 और T1 का वैल्यू कितना 5, ओके, और इसमें से घटाएगा तो आपको मिलेगा 3। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे दो मान वैल्यू देखे हैं, एक तो a का वैल्यू निकालने के लिए सीखे और d का। a तो हम लोग निकाला रहेगा पहले से ही, T1 यानी कि a का मान होगा वो, और d निकालने का तरीका आपको मैं बता देगा T2 माइनस T1, यानी कि T2 पहले और T1 बाद में, ठीक है, घटाकर 3 आएगा। अब आपसे सवाल ये है कि सवाल नंबर कुछ दिया गया है कि T12 का फॉर्मूला बताइए, T12 का मान। तो T12 का मान में लिखने से पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि T11 का फॉर्मूला बताइए, तो T11 का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि a प्लस सर जी 10d होता है। आपसे पूछूं मैं कि T19 का फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा a प्लस 18d। यदि मैं आपसे पूछूं कि T55 का फॉर्मूला बताओ, तो लिखिएगा आप a प्लस 54d। यदि आपसे मैं पूछूं T99 का फॉर्मूला बताओ, तो आप लिखिएगा a प्लस 98d। कहने का मतलब सर जी आप समझ गए हैं कि यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे घट के 10 हो गया, यहाँ 19 है तो यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ 55 है तो यहाँ 54 हो गया, यहाँ 99 तो यहाँ 98 हो गया। यानी कि फार्मूला वही है, केवल इसके वजह से, इसके वैल्यू की वजह से ये वाला मान चेंज होता है फार्मूला में, ठीक है। ये घटाकर फार्मूले को बनाया जाता है, याद रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया सर कि T2 है, तो T2 का फॉर्मूला आप लोग जान गए कि a प्लस 11d होना चाहिए, क्योंकि ये घटा के लिखा जाता है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिए, 11 के 11, और t का वैल्यू बच्चे 3 है तो यहाँ पे 3 हम लिख सकते हैं। यानी कि बच्चे 5 और 11 के कितना हो गया 33, 11 के कितना हो गया ये 33 हो गया। अब इसको जोड़ेगा तो कितना हो, यानी कि 38 आपका निकल के आंसर आएगा। बात समझ गए। इस तरह का प्रश्न जब रहे तो आप बिल्कुल ही घबराइएगा मत, इस तरीका से निकाला तो वो मैं आपको समझा दिया। इस तरीका से जब दिया रहेगा तो आपको a और d निकाल कर एकदम बिना निसंकोच होकर आपको फॉर्मूले में सेट कर देना है इस तरीके से, और आपका आंसर चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है y अक्ष का समीकरण क्या है, यानी कि क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है y बराबर 0, x बराबर 0 और x y बराबर 0 और x माइनस y बराबर क्या है 0। ऐसे प्रश्न जब पूछे y अक्ष करके बच्चे, और आपसे सवाल इस तरह से पूछ सकता है, x अक्ष करके पूछ सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपसे x अक्ष में पूछे और चाहे y अक्ष में पूछे, और नेक्स्ट वाला आपसे आंसर पूछे कि क्या होगा समीकरण क्या होगा, तो घबराना मत। यहाँ जब y बराबर इस प्रकार रहे तो देखो बच्चों यहाँ पे y का y रहेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा ये बात समझ में आता है x और y, ठीक है, पहले x रहता बाद में y रहता।
यानी कि वाई एक्स बोला है, यानी कि ये दे चुका है, ठीक है, वाई एक्स बोला है यानी कि ये दे चुका है, ये वाला नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर आपका 0 होगा, ठीक है। बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वाई एक्स दिया तो वाई रहेगा, लेकिन ये वाला जो नहीं दिया एक्स का वैल्यू वो यानी कि 0 होगा, क्या होगा 0, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वाई एक्स का समीकरण क्या है, तो वाई एक्स का समीकरण एक्स बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यदि आपसे मैं पूछूं कि एक्स का समीकरण क्या होगा, तो सिंपल लॉजिक है कि सर एक्स तो रहेगा ही, लेकिन वाई नहीं है, तो वाई को क्या मान लेंगे 0, यानी कि आंसर मेरा हो जाएगा क्या, ये वाई का वैल्यू। बात समझ में आई, वाई बराबर 0, ठीक है। तो ये मैंने अलग से क्वेश्चन आपको कराया और ये आपका ये क्वेश्चन रहा आंसर, यानी कि वाई बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो फिलहाल मैं इतना ही तक कह देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफी अच्छा खासा लंबा हो गया है और 100 प्रश्न कराना संभव नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर यदि बोल रहा था तो मैं अच्छे तरीका से आपको एक बार में सेट करके PDF करके मैं 100 क्वेश्चन बता देता लगातार, ठीक है, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है, लिख के आपको समझाना पड़ता है, काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पार्ट 2 इसका जल्दी आने वाला है, देखना है तो आपको जरूर देखिएगा, और एग्जाम से पहले तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, ये भी आप जानते हैं। तो लगातार वीडियो आते रहेगा, तो मैं चाहूँगा कि और लंबा थोड़ा सा कवरेज वीडियो को 1 घंटे का 1.5 घंटे का कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, इतना ही 1-1.5 घंटे का चलेगा, इतना काफ़ी है, इतना जितना प्रश्न आपको मैं बता सकूँ वो रहेगा। और ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट आने वाले इसका पार्ट 2 होगा, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर करना है। जो मैं क्वेश्चन आपको कराया हूँ, आप लोग 2021 का जाकर देखिए, उसमें से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को जरूर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन यदि अगर नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा बोर्ड में, और अभी मैं समझा दे, बाद में क्या गारंटी कि आप भूल नहीं पाइएगा। तो भूलना तो बच्चे का अति है, रूल है, इसलिए बोल सकते प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है, प्रैक्टिस को मत भूलिए, ठीक है। तो पार्ट 2 मैं लेकर आता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।